हेलो एवरीवन, मैं रेनू। स्वागत है आपका ऑनलाइन कॉमर्स कनेक्शन में, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब मिलकर हर टॉपिक से रिलेटेड डिटेल में स्टडी करेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स क्या है? जैसे कि अभी आपको मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में बताया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जब हम अपने बिजनेस में फंडिंग कराते हैं तो उनको एक फिक्स्ड परसेंटेज के तौर पे आपको उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड कराना पड़ता है। बट डिविडेंड डिबेंचर होल्डर्स में ऐसा नहीं है। इन लोगों से जब हम अपने बिजनेस में फंडिंग कराते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज के तौर पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना पड़ता है। ये हमारे एक तरीके से क्रेडिटर्स हैं, ये आउटसाइडर पार्टीज है जो हमारी कंपनी से सिर्फ हम हमारी कंपनी को फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए आती है। उसके बारे में हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। टाइप ऑफ डिबेंचर्स में बात सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। जैसे कि हमने अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात किया। अभी बात करते हैं डिबेंचर्स की क्या फायदे हैं। क्या हमें डिबेंचर होल्डर से हमें डिबेंचर से अपनी बिजनेस के लिए फंडिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के तौर पे हम लोग डिसाइड करते हैं। चलिए बात करते हैं। जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो एक तरीके से हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। वो सिर्फ कंपनी के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं होता है, ना उनको कोई वोटिंग राइट होता है। वो कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है। फर्स्ट पॉइंट आपका एडवांटेजेस में आता है कि इनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। सेफ किस तरीके से है? एक ईयर के एंड पे या फिर 6 महीने के बाद इनको एक पर्टिकुलर परसेंटेज के तौर पे इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है इनकी मनी के ऊपर, जो फंडिंग इन्होंने हमारे बिजनेस में की है। फिर हम बात करते हैं, जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो टैक्स सेविंग स्कीम में आते हैं। अगर कोई डिबेंचर होल्डर हमें हमारी कंपनी को फंडिंग करता है तो जो उसको इंटरेस्ट दिया जाता है उससे उसकी टैक्स सेविंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं प्रेफरेंस शेयर से, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा डिविडेंड एज वेल एज प्रॉफिट में भी होता है, बट हमारे डिबेंचर्स होल्डर का हिस्सा ओनली उसके इंटरेस्ट में होता है। और आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ जो इनका एक ड्यूरेशन पीरियड होता है कि आपको इतने टाइम के लिए डिबेंचर्स होल्डर फंडिंग करते हैं, उसके बाद आपको इनकी मनी को रिटर्न करना होता है। अब मैंने आपको डिबेंचर्स होल्डर्स के बारे में बताया, सबके इक्विटी शेयर के बारे में बताया, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताया, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया। अब मेरा लास्ट टॉपिक है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बात करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग है क्या? मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर है कंपनी का, जैसे कि हमने बात किया। अब उसके पास प्रॉफिट सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा आया उसमें से उसने कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट के तौर पे रख लिया, अपने हिस्सा उसने अपनी मेहनताना रख लिया। अभी भी कुछ प्रॉफिट बच गया है। अब उस प्रॉफिट का वो क्या करेगा? वो उसको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेगा। उसको नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रखने को ही रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स प्रॉफिट रिटेन मतलब रखा, मीन्स जो प्रॉफिट का हिस्सा अपना मेहनताना लेने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे आउट करने के बाद बच जाता है, उसको रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे बिजनेस में ही रख लिया जाता है, ताकि बिजनेस में अगर कोई लॉस हो, कोई रिस्क आए, उस रिस्क को बेयर करने की कैपेबिलिटी बिजनेस में हो। अभी हमने लॉन्ग टर्म से रिलेटेड सारी बातें करी, बट अगले मीडियम टर्म्स पे जाने से पहले मैं आपको आपके शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंशिएट करना बताऊंगी। देखो बच्चों, क्या है कि जो आपके डिबेंचर्स है और शेयर्स हैं, अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। जो हमारे शेयर्स होते हैं, जो और हमारे डिबेंचर्स होते हैं, जो इनकी रिटर्न है, देखो शेयर की रिटर्न आपको पता है, शेयर को दिया जाता है डिविडेंड एंड डिबेंचर्स को दिया जाता है इंटरेस्ट। इनको दिया जाता है इंटरेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं, कहता है जो हमारे शेयर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। बट हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो मोर देन 2 टाइप्स के हैं।
अभी हमने बात करें टाइप ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, बस सिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर्स, बहुत सारे डिबेंचर्स के बारे में हमने बात किया। अभी हम बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो हमारा डिबेंचर जो है, जो हमारे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स का नेचर कैसा है। डिबेंचर का नेचर है हमारा एज अ लोन, एंड हमारा शेयर्स का नेचर कैसा है, एज अ शेयर कैपिटल। देखो फर्क आ रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हमारे कंपनी के ओनर्स हैं, ये हमारे रियल ओनर्स हैं, और ये हमारे इक्विटी शेयर्स के बाद वाले ओनर्स हैं। ठीक है, मींस इन लोगों का हमारी कंपनी में मेन रोल है। ये इनकी जो हमें कंपनी में फंडिंग करते हैं, उनसे बनती है हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल। बट जब डिबेंचर्स हमारी कंपनी में फंडिंग करते हैं तो हमारा बनता है लोन, मींस तब हम एज अ लोन डिबेंचर्स को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं जो अभी हमने बात कही जो आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर को बोलते हैं, जो जिनके पास शेयर है उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। अभी बात करते हैं सिक्योरिटी की। डिबेंचर होल्डर फुली सिक्योर है, इनको आपको किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में इनको रिटर्न आपको देना ही पड़ेगा, इनको इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। एज अ लीगली आप समझे तो डिबेंचर होल्डर्स हमारी कंपनी के लिए एक सेफेस्ट वे है, सेफेस्ट वे है हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आइए बच्चों, जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला अभी हमारा बात हो गया है, अभी बात करते हैं मीडियम टर्म। मीडियम टर्म मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर। जब आपको अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा बट 5 साल से कम के लिए चाहिए होती है, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने इसमें पहला टॉपिक आया लोन फ्रॉम बैंक। अभी हमने बताया बैंक से लोन लेते हैं या फिर हम लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेते हैं, तो ये जो है ये लोन हमारे मीडियम टर्म्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट के बारे में। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जब आप आउटसाइडर पार्टी पब्लिक को या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट करते हैं, आइए मेरी कंपनी में फंडिंग करिए, इस फंडिंग के बदले में आपको इन्हें हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना पड़ता है। हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से कि मान लीजिए जब ये पब्लिक अपना पैसा आपको प्रोवाइड ना करके बैंक में रखती है, तो वहां पे जो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, बट अब ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक आपकी कंपनी में फंडिंग करना चाह रही है, तो जब ये आपकी कंपनी में फंडिंग करे तो आपको जो इंटरेस्ट इसे बैंक से मिल रहा है उससे हायर इंटरेस्ट पे आपको इसे पे आउट करना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए राजी होती है। दूसरी बात, ये अंडर कंट्रोल है आपके आरबीआई से, आपकी गवर्नमेंट से। इसमें एक कंडीशन है कि जब आप पब्लिक डिपॉजिट से फंडिंग की डिमांड करते हैं तो आपके जो रिजर्व्स है 25% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आइए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। इजी वे है आपको फंडिंग कलेक्ट करने का, आपको इसके अगेंस्ट कोई भी एसेट चार्ज पे नहीं रखनी पड़ती है, मींस कोई भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। और तीसरा क्या है कि जो पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है वो आपको आपके बिजनेस में कोई भी हर्डल्स नहीं होती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस है, अगर आपको ज्यादा फंडिंग की जरूरत है तो ये जो पब्लिक डिपॉजिट है बिल्कुल भी काम में आप आने वाला नहीं है, और जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो हायर है, एंड और जो ये सुटेबल नहीं है न्यू कंपनी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग के बारे में। लीज फाइनेंसिंग होता क्या है? लीज फाइनेंसिंग एक एग्रीमेंट है लेसर और लेसी के बीच में। लेसर कौन है? लेसर ओनर ऑफ द एसेट, एंड लेसी कौन है? यूजर ऑफ द एसेट। ओनर जो होता है, मीन जो लेसर होता है, वो लेसी के बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है, उसको मशीनरीज वगैरह परचेज करके देता है, उसको प्लांट वगैरह परचेज करके देता है कि आप यूज करिए, बट रियल ओनर हमेशा लेसर ही रहता है। एक एग्रीमेंट इनका जो बनता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। जब वो रिटर्न एग्रीमेंट एंड होता है, उसका जो टाइम पीरियड एंड होता है, तो लेसी के पास जो भी मशीनरीज है, जो प्लांट है, वो सब उसको लेसर को वापिस करने पड़ते हैं। लेसी कभी भी रियल ओनर नहीं हो सकता है, बट इन एसेट्स को यूज करने के बदले में वो लेसर को कुछ रेंटल अमाउंट पे करता है। रेंटल अमाउंट मींस लेसर की इनकम। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या है? ये एक अच्छा सोर्स है, सोर्स ऑफ फाइनेंस एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। दूसरा बात करते हैं इसके लिए जो ओनरशिप है
वो ओनरशिप जो है और ओनरशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है सारी हमेशा लेसर के पास रहती है, इसलिए लेसी को ज्यादा इसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, जो उसका रिस्क ऑफ एसेट है वो कम हो गया है, क्योंकि हर टाइप से ओनर कौन है, लेसर हुआ, लेसी सिर्फ यूजर हुआ। तो अगर मशीन की पार्ट में कोई टूट फूट आती है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सब कुछ मेंटेनेंस कौन कराएगा, आपका लेसर कराएगा। अब बात करते हैं जो लीज रेंटल होता है, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, ये भी एक लेसर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। और जो ये जो आपका लीज फाइनेंसिंग है हमेशा कंट्रोल में रहता है, किसकी कंट्रोल में रहता है, जो इसका रियल ओनर रहता है। अभी लिमिटेशंस की बात करते हैं, जो लिमिटेशंस में क्या आएगा, मींस डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, लेसर लीज एग्रीमेंट खत्म होते ही एसेट्स ऑटोमेटिकली लेसर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। मींस लेसी जो होता है लेसर को अपनी एसेट्स को रिटर्न करने के लिए मना नहीं कर सकता है, क्योंकि रियल ओनर कौन है, लेसर ही है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होता है, रिन्यूअल होता है, बट रिन्यूअल के लिए भी उनको अलग से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस इसका यही है। अब बात करते हैं आपके शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। इसमें क्या था, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर्स। अब मैं आपको स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट के बारे में। ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को कुछ अमाउंट प्रोवाइड कराता है फंडिंग के तौर पे, ताकि वो अपने बिजनेस के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को टाइम पे परचेज कर पाए। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है, उसको आउटसोर्सेस में मींस दूसरी पार्टी से फंडिंग कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसको इंटरनली वहां पे अपने लिए फंडिंग मिल जाएगी, अपने बिजनेस के लिए फंडिंग मिल जाएगी। दूसरा, उसको उसकी कुछ क्रेडिट वर्दीनेस है, मींस उसकी जो इमेज है, इमेज की वजह से ही उसको दूसरा ट्रेडर वहां पे उसको फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है, ये भी उसके लिए अच्छा है। दूसरा है, उसको अपने बिजनेस के लिए माल परचेज करने में मींस स्टॉक रखने के लिए इजीली हो जाएगा और उसका इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाएगा, लेसर कॉस्ट होती है इसमें। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो एक ट्रेडर है उसको इतनी हैबिट हो जाएगी कि वो दूसरे आउटसोर्सेज के ऊपर फोकस ही नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि मुझे फंडिंग यहां से मिलती रहे। बट इसका दूसरे बड़ा नुकसान ये है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब बात करते हैं फैक्टरिंग की। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं फैक्टरिंग के बारे में। फैक्टरिंग क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं, एक बिजनेस है और उसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स और बिजनेस के बीच में एक पर्सन काम कर रहा है, वो है फैक्टर। फैक्टर क्या करता है, बिजनेस के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ बैड डेट्स। कलेक्शन ऑफ बैड डेट्स मींस जो उसके क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने कंपनी का मींस बिजनेस का पैसा देना है, उनको कलेक्शन करने का काम भी फैक्टर करता है। अब फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर का एक मेन काम और भी है, जब बिजनेस को फंडिंग की जरूरत होती है तो वो फंडिंग के लिए भी हमेशा बिजनेस के लिए रेडी रहता है। अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस बताऊंगी। एडवांटेजेस क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको मिलता है और आपकी फंडिंग के साथ साथ फैक्टर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स, एक एक्सपेंसिव सोर्स है। एक्सपेंसिव सोर्स मीन्स क्या है कि जितने आपके क्लाइंट्स होंगे जिनसे बैड डेट्स क्लियर करेगा, जिससे डेट्स क्लियर करेगा, उसके बदले में कुछ कमीशन लेगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा है कि कस्टमर जो है इसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं, क्योंकि कस्टमर की डील आपके बिजनेस के साथ हुई है, आपके साथ हुई है, बट अब फैक्टर उनसे कलेक्शन करने के लिए पहुंच जाएगा तो कस्टमर ज्यादा कंफर्टेबल इसमें नहीं होते हैं। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट हैं, जो हमारे इंडिया में 1990 से चलते आ रहे हैं। कमर्शियल पेपर्स एक प्रोमिसरी नोट है जिनका हाईली रेटेड होता है और ये जो है आपको शॉर्ट टर्म की फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। जो शॉर्ट टर्म फंडिंग मीन 7 डे से लेकर 1 ईयर तक की फंडिंग आपको कराते हैं। आपके जो एनआरआईज हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, जो FIIs हैं, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपके बिजनेस को फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए रेडी रहती हैं। उसके लिए क्या है, कमर्शियल पेपर्स इशू होता है। जब आपकी कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है तो कमर्शियल पेपर के बदले में आप
उनसे फंडिंग ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके मेरिट डिमेरिट्स के बारे में। क्या है कि जो आपका कमर्शियल पेपर है ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप इसको कभी भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास कमर्शियल पेपर है, आपने किसी कंपनी का कमर्शियल पेपर खरीदा है, तो आपके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है जिस कंपनी में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है कि आपको वो कंपनी जब आपकी फंडिंग वापस करेगी तभी आप कमर्शियल पेपर को बेचेंगे। ये आपके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। जब आपको अपनी मनी की नीड है, कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो आप मार्केट में कमर्शियल पेपर को इजीली बेच के अपनी फंडिंग को वापस ले सकते हैं। दूसरा, ये हाईली लिक्विड है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप इससे अपनी फंडिंग को कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी आसानी से आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है कि जिस पर्सन के नाम है उसी को ही मनी मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कमर्शियल पेपर्स के ऊपर आपका एक राइट है, बट अगर आप अपना राइट दूसरे पर्सन को देकर उससे फंडिंग लेते हैं, उससे मनी बैक लेते हैं, तो ये इजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। फिर मैं बात करूंगी कि जो कंपनीज हैं जिनके पास कमर्शियल पेपर्स हैं वो इजीली अपने बिजनेस के लिए फंडिंग इकट्ठा कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो लोन्स हैं, लोन लेने से बेटर ऑप्शन आपके पास कमर्शियल पेपर्स का है। अभी इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कमर्शियल पेपर के बहुत एडवांटेजेस हैं, बस नहीं, लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है, कोई भी न्यू कंपनी कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती है। जितने भी जितना भी आपका कमर्शियल पेपर है, जितना भी आपका कमर्शियल पेपर की मनी है, उतनी मनी आपको शायद वापस ना हो, शायद उसमें से कुछ डिडक्ट होके आपको मनी वहां पे वापस मिले। बट जब आपके कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी डेट आती है, कमर्शियल पेपर के मैच्योरिटी डेट पे आपको जो भी मार्केट वैल्यू होगी वही आपको। चलिए इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि आपको आज फंडिंग की जरूरत है और हो सकता है मार्केट में आपके कमर्शियल पेपर को परचेज करने के लिए कोई भी बायर ना हो, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका ये हो सकता है। ये और इसका दूसरा नुकसान ये है कि जो अगर आप कमर्शियल पेपर से अच्छा अर्निंग चाह रहे हैं, आगे अभी भी आपको अच्छी अर्निंग उससे मिल रही है, तो इसमें एक्सटेंड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो भी पर्टिकुलर टाइम आपके कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी के लिए लिखा हुआ है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा। मीन्स तभी वो रिडीम हो पाएंगे, तभी उनसे आपको अपनी फंडिंग मिल पाएगी। इसके साथ कोई भी आपको एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो आपके कमर्शियल पेपर्स हैं मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो आप जाकर अपने कमर्शियल पेपर्स को इजीली सेल करके वहां से अपनी फंडिंग को ले सकते हैं। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, तो कमर्शियल पेपर्स को साथ में रखकर आप इसकी मैच्योरिटी तक का आपको वेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है। आइए बात करते हैं अब हमारा बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में। देखो, ओनरशिप से समझ में आ रहा है ओनर कौन है। एक तो हम खुद ओनर हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, एक वो भी ओनर है जिनसे हमने मनी ली है और उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ओनर फंड में अभी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया, इक्विटी शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग, ये हमारे रियल ओनर है एंड ये भी हमारी रियल इनकम है। इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, बेसिस ऑफ पीरियड में इक्विटी शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अभी आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या होता है, जब हम अपने बिजनेस के लिए फंडिंग बाहर से लेते हैं, बाहर से उधार लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक कवर्स होते हैं। डिबेंचर्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग एंड आपका कमर्शियल पेपर। देन मैं आपको बताना चाहूंगी आपका बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन के फॉर्म में, जनरेशन के तौर पे, जनरेशन के बेस पे आप किस तरीके से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में वो पैसा जो आप इजीली मैनेज कर पाते हैं, आपको जिसके लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल सोर्सेज में आएंगे।
जिसके लिए आपको बाहर जाकर लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उनको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो सारे आपके एक्सटर्नल सोर्सेस में आते हैं। इंटरनल सोर्सेस में पढ़ते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एज ओनर फंड, रिटेन्ड अर्निंग एज ओनर फंड। ओके, अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के बारे में। एक्सटर्नल सोर्स में पहला आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे बिजनेस की फंडिंग के लिए रेडी रहती हैं। वो नए बिजनेस में भी और वो पुराने बिजनेस में मींस ग्रोइंग बिजनेस में भी वो अपनी फंडिंग को लगाती हैं और उसके बदले में कुछ उनको डिविडेंड या उनको इंटरेस्ट या कुछ उनको वहां से मनी कुछ ना कुछ उनको लेना होता है। अपनी मनी को डबल करने के लिए भी वो लोग हमारे बिजनेस में लगाते हैं। मनी का प्रॉपर यूज अगर किसी को करना है तो वो हमारे बिजनेस के लिए अपनी फंडिंग को लेके तैयार खड़ा हुआ है। बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग एंड पब्लिक डिपॉजिट। ये सब टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़े हैं। अभी मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये टॉपिक अच्छे से बैठ जाए। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी आप बोलोगे मैडम इसको कैसे लर्न करना है। लर्न करने का तरीका देखिए बेसिस ऑफ पीरियड। बेसिस ऑफ पीरियड में मैं आपको बता रही हूं, मैं बड़ी हो गई, अच्छे से पढ़ लिख ली, अच्छी डिग्री मेरे पास आ गई, अब मुझे अपना बिजनेस लगाना है। बिजनेस लगाना मीन्स मैं 21 ईयर्स में बड़ी हो गई, अब कुछ ना कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रही हूं। अब मैं बिजनेस सोच रही हूं तो जो मैंने बिजनेस लगाया है, मैंने बिजनेस लगाया जब मैं 21 ईयर्स की हो गई तब मैंने बिजनेस लगाया। बिजनेस किसका है? मेरा। मैं कौन हूं? ओनर। ओनर। अब मैं ओनर हूं। अब भाई मैं हो गई बुढ़ी, मैं हो गई 75 ईयर्स की, तो अब मैं क्या करूंगी? आने वाली जो मेरी जनरेशन है वो मेरे बिजनेस को चलाएंगी। आने वाली जो मेरी जनरेशन है वो मेरे बिजनेस को चलाएंगी। तो सबसे बेस्ट वे है आपका ये वाला चार्ट याद करने का तरीका है। याद रखिए, बेसिस ऑफ पीरियड्स मींस मैं 21 ईयर्स की हुई, मैं बिजनेस चलाने लायक हुई, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उसकी ओनर हुई। ओनर होने के बाद मैं थोड़ा ओल्ड एज में आ गई। ओल्ड एज में आने के बाद मैंने अपना बिजनेस अपनी जनरेशन को ट्रांसफर कर दिया। बेसिस ऑफ पीरियड, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड बेसिस ऑफ आपकी जनरेशन। ओके।